जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने शत्रु संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई के बारे में भी बात की। साथ ही लव जिहाद और राज्य में लागू किए गए धर्मांतरण विरोध कानून के बारे में भी विचार रखे हैं। आज के अखबार में आपका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें आपने कहा है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को आपने कहा है कि आपके राज्य के कुछ शहर और कुछ कस्बे हैं, उन पर आप दे शुड बी अ रिसर्च की लोड कैपेसिटी कितनी है। कोई ऐसा साल नहीं होता जिस साल कहीं ना कहीं डिजास्टर ना आता हो जी। अगर हम केदारनाथ की आपदा से देखें, उससे पहले अगर हम देखें तो मालपा में बहुत बड़ी आपदा आई थी धारचूला के पास। इसके बाद हमारा वरुणावत पर्वत पूरा का पूरा भूस्खलन वहाँ शुरू हो गया था जी। पिछले वर्ष ऋणी में बड़ी आपदा आई थी, फिर बरसात के रूप में अनेकों जनपदों में। और इस बार तो चूंकि एक पिछले साल जोशीमठ का भी हम लोगों ने सब लोगों ने देखा कि जोशीमठ में भी लगातार दरारें आना, भूस्खलन होना, ये आपदाओं के रूप में। और इस वर्ष पूरे उत्तराखंड के अंदर जितना 2013 में बारिश हुई थी उतनी बारिश रुक रुक कर हो चुकी है अभी तक। जब भी हम एनवायरमेंटलिस्ट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विकास जो है वो अंधाधुंध होता है, क्योंकि हर नेता के एजेंडे में विकास होता है, इकोलॉजी किसी भी नेता के एजेंडे में नहीं होता, क्योंकि उससे वोट नहीं मिलता। देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों की बात की है। और हमारा जैसा राज्य जहाँ पर प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जिधर देखिए आप पूरा वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, और पूरे संपूर्ण वायुमंडल को, संपूर्ण जो हमारा धरा है उस धरा को अच्छा जल देना, अच्छी प्रदूषण, अच्छा पर्यावरण देना, ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड उसमें एक अग्रणी वो है जहाँ भगवान की इतनी कृपा है, देव स्थान है। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ का तो जो भी विकास है वो विकास का हमने यही मॉडल लिया है। आने वाले समय में यही मॉडल होगा जिसमें दोनों को ही बैलेंस करेंगे, इकोलॉजी और इकोनॉमी। मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ जो एक वो एनिमी प्रॉपर्टी हटाने की बात चली थी, 100 से ज़्यादा इंक्रोचमेंट्स हटाए थे, उसमें मंदिर भी था, मस्जिद भी था, स्कूल भी था। तो बहुत से लोग कह रहे थे चलो जी अब उत्तराखंड में भी शुरू हो गया। देखिए, जो शत्रु संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, उस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। नैनीताल में मेट्रोपोल था और वो कई सालों से उसका प्रकरण चल रहा था। इस बार हमने उसको हटाया। मेट्रोपोल एक जगह का नाम है मेट्रोपोल, वहाँ पर, तो उसको हटाया है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये कोई किसी को टारगेट करके या किसी के प्रति कोई गलत भावना से या वर्ग विशेष को लेकर हमने कोई काम नहीं किया है। हमारा राज्य तो बहुत ही शांत प्रदेश है और सभी एक दूसरे के साथ बड़े भाईचारे के साथ प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहते हैं। लेकिन उत्तराखंड राज्य के अंदर अतिक्रमण, इंक्रोचमेंट, ये बहुत बड़ी मात्रा में था। और हमारी सरकारी ज़मीनों पर, फॉरेस्ट लैंड पर, जगह जगह पर, तो हमने ये शुरुआत में कहा कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम इसके खिलाफ एक अतिक्रमण हटाओ, इंक्रोचमेंट साफ करो, क्लियर करो, इसका एक हम पूरा अभियान चलाएंगे। और जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वो खुद ही इसको हटा लें, अन्यथा हम इसको हटाएंगे, प्रशासन हटाएगा। कुछ लोगों ने हटाया भी, जिन्होंने नहीं हटाया तो हमने उस इंक्रोचमेंट को हटाया है और सरकारी जो ज़मीन थी, लैंड थी, उसको खाली करवाने का काम किया है। 2700 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन तो केवल फॉरेस्ट की खाली हुई है। अखबारों में आया है कि आप दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी मीटिंग्स चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के साथ और गृह मंत्री के साथ कि यूसीसी जो है उसके बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में, उन सब के बारे में आपकी मीटिंग्स चल रही हैं। क्या ये सही है? नहीं, धर्मांतरण पर तो हम पहले ही कानून हमने बना दिया है। हम धर्मांतरण का विधेयक हमने विधानसभा में पारित कर दिया और इसमें हमने 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान कर दिया है। ज़बरदस्ती कोई भी अगर धर्मांतरण करवाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर ये बात आई थी कि हमारे यहाँ पर प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर, मनगढ़ंत बातें करके सीधे साधे लोगों को धर्मांतरण करवाया जा रहा था तेजी से। और ये एक
बड़ी समस्या हमारे लिए बन गया था। और आपके राज्य में 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है, शायद या 13 या 14% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो आप ये एक और बात जब उठती है तो लव जिहाद का मसला भी उठता है। मैंने योगी जी से भी इसके बारे में बात की थी, और शिवराज जी से भी बात की थी। लव जिहाद को लेकर आपके क्या विचार हैं? नहीं, देखिए, ये घटनाएं लगातार आती रहती हैं और आती रही थी, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन पहले लोग इसके लिए बोलते नहीं थे। कहीं ना कहीं उनको ये होता था कि बदनामी होगी या अपने आप को बचाने के लिए किसी प्रकार से लोग जो है इसको उजागर नहीं करते थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये तो हमारी बहन बेटियों का सवाल है, उनके साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसा मामला आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, और हमने इस पर कार्रवाई की है और बहुत कठोर कार्रवाई की है जहाँ पर भी ऐसे प्रकरण आए हैं, जहाँ जबरन होता है। जहाँ जबरन होता है। जी, इंडिया ग्रुपिंग से कोई खतरा नहीं है, INDIA से? देखिए, वो IND जो बना है वो वही पुराना UPA है, जिसको घोटालों के रूप में जानते हैं, परिवारवाद को आगे बढ़ाने के रूप में जानते हैं, व्यक्तिवाद को आगे बढ़ाने में जिनको जानते हैं, वही माने कि पुरानी शराब बोतल नहीं, कुछ नया नहीं है उसमें। और अब सब अपने अपने परिवारों को और अपने अपने राजनीतिक दलों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं उसमें, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। और गठबंधन भी ऐसा है कि इस गठबंधन में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, बराती कोई नहीं बनना चाहता। राहुल गांधी मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, वो यूथ की भाषा बोल रहे हैं, फिटनेस के बारे में बोल रहे हैं। क्या वो उनका लगाव राहुल गांधी के साथ नहीं हो सकता? देखिए, जो व्यक्ति 52-53 साल की उम्र में धान लगाने जा रहे हैं, अब देख रहे हैं कि धान कैसा होता है, उनको समझ ही नहीं है देश के बारे में, जानकारी ही नहीं है। तो वो केवल लोग जानते हैं कि भाई वो फोटो शूट करवाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उनकी गलती तो नहीं ना कि वो किसान परिवार में पैदा नहीं हुए, वो दिल्ली में पैदा हुए, वो बाहर देश के बाहर चले गए पढ़ाई करने। तो देखिए, अगर वो एक्सपेरिमेंट, उनकी योग्यता केवल यही है कि वो एक परिवार में पैदा हुए हैं। इसी कारण पार्टी के वो बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और पार्टी को आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही उन्हीं के आसपास रहती है। तो भारतीय जनता पार्टी में आप बताइए कि क्या किसको कह सकते हैं आप कि किसकी पार्टी है ये?